Good morning, everyone, once again, and we will be starting the first unit and of your introductory microeconomics. Introductory microeconomics. Economics. And the first topic for this is GE1 paper, and the first topic is the market. Now, can any one of you tell me what does the market means? What you have studied in your earlier classes, 12th class? Yes. Yes. Hello. Hello, Yes. Who is this? sir. Bhavya. Bhavya. Bhavya, please speak. Sir, market is a place where buyers and sellers interact. It does not has to always be a physical market. It can All right. also be an online market. All right. Very good. Anybody else? Anybody else? Yes. Hello, sir. Hello. Yes. What's your name? So Vansh Bhatnagar. Vansh Bhatnagar. Yes, Vansh. Some market is a place where two parties can gather to exchange of goods and services. All right. All right. All right. Good. सो ठीक है, आपने ठीक बताया है। जो बुक्स में आप पढ़ते हैं, जो लिखा है वो यही होता है, बट लेट मी एलेबोरेट द पॉइंट मोर विद ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू इन दिस ऑल्सो। देखो, हम मार्केट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं बेटे कि इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर बायर्स and sellers of a commodity comes into contact or interact, whatever you want to say, you can say. Look, there are two or three things in this, that it is an arrangement, as like one of the student have said, that it should not be a physical thing, it should not be a physical meeting always. It's not necessary always to be a physical meeting always. गॉट इट? कि हमेशा मार्केट की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली मीटिंग एग्जिस्ट करेगी या फिजिकल मीटिंग का होना ही ज़रूरी है। वो अब जैसे आजकल तो ऑनलाइन होता है, पर सवाल यह है कि क्या आज से पहले ऑनलाइन नहीं होता था, या आज से पहले तो हमेशा फिजिकली होता था? ये तो अभी पिछले 4 5 10 साल से 15 साल से आप देख रहे हो कि ऑनलाइन चल रहा है सारा मार्केट का काम, कि अमेजोन से भी आप खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट से भी खरीद रहे हो, स्नैपडील से भी खरीद रहे हो, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, there are direct websites of what do you call it, different organizations from where you can also buy the goods and services. But that was not the scenario 20 or 30 years back. Did you get it? Hello? समझ में आ रहा Yes, बेटे? sir. कि आज से Yes, बीस sir. तीस साल पहले देखें तो ये सिनेरियो नहीं था। तो सवाल ये है, क्या उस टाइम फिजिकल होना जरूरी था? आंसर इज नो। तो उस टाइम कैसे होता था? तो बेटे उस टाइम क्या होता था कि जैसे क्या होता था कि लोग ऐड कर देते थे अपनी न्यूज़पेपर्स में या टेलीविजन पर, जिस भी तरह से जो भी मीडियम्स थे उस टाइम अवेलेबल, और उसमें वो लिखते थे कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप लिखें और मनी ऑर्डर भेज दें। यानी कि मनी ऑर्डर से पैसे भेजे जाते थे और लिख कर भेजा जाता था कि कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। तो उस टाइम भी हमेशा ज़रूरी नहीं होता था कि फिजिकली मीट किया जाए। इज दैट ओके? फिजिकली एक Yes, दूसरे के sir. सामने आया जाए। तो मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट के जो बायर्स और जो सेलर्स होते हैं किसी भी कमोडिटी के, वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अब आम भाषा में जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हम कहते हैं पीतमपुरा मार्केट, करोल बाग मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट। these all, Sarojini Nagar, Pitampura, Karol Bagh, these all are the names of what do you call it, the places। तो वो जगह मार्केट नहीं है, वो इंटरेक्शन मार्केट है। अब इसमें भी थोड़ा सा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। कैसे? देखो, जो मार्केट की एग्जिस्टेंस है,
मार्केट की एग्जिस्टेंस के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे इसकी डेफिनेशन है, इसमें हमें दो चीज़ें ज़रूरी चाहिए। क्या? एक तो हम कह रहे हैं बायर और एक हम कह रहे हैं सेलर। अब जब हम इसको इकोनॉमिक्स की टर्म्स में देखते हैं तो बायर्स का मतलब हो गया कंज्यूमर या हाउस होल्ड, ठीक है, और सेलर का मतलब हो गया फर्म्स या प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यहां ये जो सेलर है ये सेल्समैन वाला सेलर नहीं है, यहां सेलर का मतलब है फर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो बायर Yes, है, sir. ये जो बायर है ये हो गया एक्चुअल बायर, जो एक्चुअल कंज्यूमर है, यहाँ पर हम जाएंगे सामान खरीद कर ले आएंगे। अब जो ये सेलर यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये सेलर का मतलब सेल्समैन से नहीं है हमारा, सेलर से हमारा मतलब है फर्म से। सपोज अगर आप क्या कहते हैं कि बाटा का शूज खरीद रहे हो, ठीक है, बाटा का शूज खरीद रहे हो तो बाटा का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कौन होगा? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट होगा भाई, एक तो पहले तो इनकी फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री से फिर माल जाएगा कहाँ पर? शोरूम पे से। क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उसको होलसेलर को या ऑथराइज्ड डीलर को, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ से कहाँ पर जाएगा? उसके बाद सामान जाएगा सपोज ऑथराइज्ड डीलर को, लेटस ऑथराइज्ड डीलर को, डीलर फिर रिटेलर को, रिटेलर को देगा और रिटेलर की दुकान में बैठा हुआ सेल्समैन हमें सेल करेगा, फिर कंज्यूमर को जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? तो Yes, ये जो पूरा है ये तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो यहां से यहां तक है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेलर्स नहीं है, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेलर्स तो एक्चुअल में ये है, जूता तो हम बाटा का खरीद रहे हैं, आप किसी भी शोरूम से बाटा का शूज खरीदते हो तो वो कहता है कि भाई हम कंपनी भेज देंगे अगर आपकी कोई शिकायत है तो, है ना? हेलो? यही कहता है ना वो, या कुछ और कहता है? हेलो? यस सर, यही कहता है। ठीक है ना, यही कहता है। तो किस लिए कहता है? क्योंकि वो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल का पार्ट है कि मान लो बाटा की फैक्ट्री लगी है लखनऊ में या कहीं और, हम सब जाके तो लखनऊ नहीं जाएंगे ना बार बार जूता खरीदने, तो उन्होंने वो लोगों की सुविधा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना रखे हैं अपने प्रोडक्ट के। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये एक्चुअल में सेलर नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सेलर ये है, बाटा वाला सेल कर रहा है शूज थ्रू दिस चैनल टू अस। इज दैट ओके? So it is a contract always between the consumer and the firm selling the product. तो जब हम ये सेलर बोल रहे हैं तो हमारा मतलब बाटा से है, इन सब से नहीं है, इन सब से नहीं है हमारा मतलब, हमारा मतलब बाटा कंपनी से है। इज दैट ओके? फर्म से है, प्रोड्यूसर से है। तो जो मार्केट में जब हम मार्केट को या इकोनॉमिक्स में जब हम सेलर कहते हैं तो इकोनॉमिक्स में सेलर का मतलब सेल्समैन नहीं होता, इकोनॉमिक्स में सेलर का मतलब होता है फर्म या प्रोड्यूसर। इज दैट ओके? हेलो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और बायर का मतलब हो गया हम और आप सब लोग। भाई हमने सामान खरीद रहा है तो या तो अपने लिए खरीदा होगा या अपने हाउस होल्ड में अपने परिवार में किसी के लिए खरीदा होगा, ठीक है ना, तो ले आए हैं उसको। ठीक है जी। अब ये देखो, बायर एंड सेलर दोनों किसके? एक प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट होगा कोई ना कोई जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, उसका ही सेलर होगा और उसको ही बायर होगा। इज दैट ओके? मान लीजिए हमने शूज खरीदा तो शूज का ही बायर हुआ और शूज का ही सेलर होगा, इंटरेक्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे चीनी खरीदनी और मैं चला जाऊंगा बाटा के शोरूम में कि चीनी दे दो। यस और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, तो, sir. तो व्हाट डज दिस सजेस्ट? दिस इज सजेस्टिंग दैट द मार्केट इज टू बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कि जितने प्रोडक्ट हैं उतनी मार्केट हो गई। भाई इसका मतलब शूज की मार्केट अलग है, गारमेंट्स की मार्केट अलग होगी, और क्या कहते हैं कि
मेडिसिन की मार्केट अलग होगी, स्टेशनरी की मार्केट अलग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मार्केट अलग होगी. डिड यू गेट इट? हेलो, डिड यू गेट Yes, इट? sir. और Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसमें भी प्रोडक्ट्स रहेंगे अलग अलग. कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं आप लोगों को. सपोज कर लीजिए, एग्जांपल के तौर पर सपोज कर लेते हैं, देयर आर, लेट अस अज्यूम CI, where I starts from 1, 2, 3 until n it will go bar. CI stands for the commodity. जैसे मैं अगर C1 नंबर लिखूंगा तो ये हो गया पेन. अगर मैं C2 नंबर लिखूंगा तो ये हो गया मान लो शर्ट. अगर मैं C3 लिखूंगा तो ये हो गया सपोज करो लैपटॉप. ऐसे ही सो एंड सो फोर्थ. हम n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं. ये nth प्रोडक्ट हो गया या कमोडिटी. इज दैट ओके? हेलो. Yes, sir. तो इसका मतलब जितने ये प्रोडक्ट है उतनी मार्केट होगी. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जो C1 प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केट होगी M1, क्योंकि M1 मार्केट में S1 सेलर होगा और B1 बायर होगा, और ये दोनों डील करेंगे किसकी? C1 प्रोडक्ट की. इज दैट ओके? तो एक मार्केट ये हो गई. और जब हम M2 लिखेंगे तो M2 में B2 बायर हो गया, S2 सेलर हो गया और C2 प्रोडक्ट हो गया. ये इसको बाय और सेल करेंगे. डिड यू गेट इट? ऐसे ही M3 अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? B3 बायर हो गया, S3 सेलर हो गया एंड C3 प्रोडक्ट हो गया. वो इसको बाय और सेल करेंगे. Same way we can point out the market for different products. Similarly, if there is nth product, then Mn is the market, will be the market. Bn will be the buyer. Sn will be the seller. And Cn will be the product which they will be buying or selling. Is that okay? Hello? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगी. ये हमने मैं ऊपर एग्जांपल के हिसाब से लेकर चलता हूं कि ये C1 क्या हो गया था हमारा? पेन. एंड C2 वाज शर्ट एंड C3 वाज लैपटॉप. ये एंड दिस इज द nth प्रोडक्ट. I don't know name, but we can name it as nth product. Aeroplane, anything you can name it. अब इसका मतलब ये हो गया कि जब हम मान लो करोल बाग जाते हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं. ये जो मिसकंसेप्शन है मार्केट के बारे में वो दूर होगा आज आपका. अब ध्यान से सुनना. जब हम करोल बाग जा रहे हैं, हम करोल बाग गए और हमने करोल बाग में जाके एक शॉप में हम गए, या एक डिपार्टमेंटल स्टोर था बहुत बड़ा, उसमें लैपटॉप भी अवेलेबल था, उसमें गारमेंट्स का सेक्शन भी था और उसमें पेन का सेक्शन भी था. इज दैट ओके? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो अब हम आम भाषा में एज अ लेमैन तो हमें क्या लगेगा कि हम भाई एक मार्केट में गए और एक दुकान से सामान लेकर आए, एक सेलर से, है ना भाई. रियलिटी में तो हम कैसे डील करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं कि एक दुकान में गए हम और एक दुकान से हमने चीनी भी ले ली, चाय की पत्ती भी ले ली और पेन भी ले लिया. उसके पास पेन भी रखे थे. तो हमें तो लगता है हम एक मार्केट में गए और एक सेलर से प्रोडक्ट खरीदे तो एक ही मार्केट में हमने डील किया. बट नहीं, वो हमने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्केट में डील नहीं किया, हमने 3 अलग अलग मार्केट में डील किया है. यानी कि जिस टाइम मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर एक हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर एक हो सकता है, और उस डिपार्टमेंटल स्टोर से मान लीजिए मैंने अगर C1 प्रोडक्ट खरीदा है और एक
C2 प्रोडक्ट खरीदा है और एक C3 प्रोडक्ट खरीदा जो कि उस पर था, तो इस डिपार्टमेंटल स्टोर का जो C1 प्रोडक्ट है, पेन तो अलग कंपनी का होगा ना, मान लो पेन था रेनॉल्ड्स का, शर्ट थी यूसीबी की, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, और लैपटॉप था सपोज करो सोनी का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो तो क्या हो गया, एक तरीके का, वो तो एक तरीके का इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, आर यू sir. गेटिंग माई पॉइंट? वो तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया। तो डिपार्टमेंटल स्टोर तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। एक्चुअल में तो रेनॉल्ड्स का पेन बेच रहा है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो सेलर होगा, S1 होगा, वो रेनॉल्ड्स कंपनी होगी। और मान लीजिए हम खरीदने गए हैं B1, तो B1 मान लीजिए मैं कोई इंडिविजुअल का नाम लिख देता हूँ, B1 है राम। राम ने जाके पेन खरीद लिया, रेनॉल्ड्स का पेन खरीदा, ठीक है। फिर यहाँ पर उसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़ा है राम, और वहीं पे घूम फिर रहा है ऊपर फ्लोर्स में, कभी लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, नीचे एलिवेटर से ऊपर नीचे हो रहा है, वो जैसे आप और हम सब लोग करते हैं। तो S1 सेलर इसमें हो गया यूसीबी कंपनी, और बायर हो गया एक तरीके से राम अगेन। जब वो C3 पर जा रहा है तो सेलर हो गया यहाँ पर S3 सोनी कंपनी, और बायर हो गया यहाँ पर, हु इज द बायर? राम। राम इज द बायर अगेन। तो इसका मतलब हो गया कि राम, अगर हम आम भाषा में देखेंगे, एज अ लेमैन इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो वी विल बी ऑब्जर्विंग दैट राम हैज गॉन टू द वन मार्केट। सपोज करो ये डिपार्टमेंटल स्टोर था, पीतमपुरा में था ये। I hope you all knows where the पीतमपुरा is, हैं? हेलो, Yes, sir. या NSP पे था, कहीं पे भी लगा लीजिए। NSP पे भी बहुत लोग जाते थे, अब तो कहीं कोई जा नहीं रहा है कोविड की वजह से, बट लोग बहुत जाते हैं यहाँ पर। NSP पे डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहाँ से भाई ये 3 चीज़ ले आया। अब दिखने में लगेगा कि कौन सी मार्केट गया था भाई, पीतमपुरा गया था मैं, तो उसको लगेगा मैं पीतमपुरा मार्केट में घूम के आ रहा हूँ, बट पीतमपुरा इज नॉट द मार्केट एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। पीतमपुरा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ऑलराइट। और ये मार्केट है ये, यानी कि राम उस दिन 3 डिफरेंट मार्केट्स में डील करके आया है फ्रॉम द सेम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. I hope you Yes, all sir. now this is clear what does market means in economics. So whenever I'll be referring to the market, that means the market needs to be you should get it as a product specific. अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्केट एक्स कमोडिटी की है, तो एक्स कमोडिटी का कोई ना कोई नाम होगा, जैसे एप्पल, ऑरेंज, शूज, इजंट इट? तो ये हो गया। तो जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल हैं इकोनॉमी में, वो सारी की सारी मार्केट्स हैं। दैट मीन्स वो सभी की सभी मार्केट्स हैं। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. इज दैट ओके? Yes, sir. अब आपने 12th क्लास में एक चीज और पढ़ी होगी, क्या? एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। पढ़ा है? इससे पढ़ा है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि भाई एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। यस सर, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। शाबाश शाबाश। एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या इसको हम समटाइम्स नोन एज इम्परफेक्ट कंपटीशन। Then we have oligopoly also. Then we have monopoly. There are other forms of market also, which I am not being mentioning over here because that is out of the scope of your syllabus. तो other forms of market भी होते हैं, वो मैं mention नहीं कर रहा हूँ, ठीक है?
ये बेसिकली आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। अब सवाल है कि अगर ये मार्केट इस तरह से हो गई तो इनका क्या मतलब हुआ। ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट कंडीशंस है कि किसी प्रोडक्ट में, क्योंकि ये सारी डिफाइंड है बेस्ड ऑन द, बेसिकली ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। ये बेसिकली जो हमने डिफाइन कर रखी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये इस बात पर बेस्ड है कि नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स कितने हैं। तो हो सकता है कि पेन बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी और रिनॉल्ड्स, कोई और पेन बनाता ही ना हो, किसी और कंपनी का पेन आता ही ना हो, तो उस केस में इस C1 यानी कि जो M1 मार्केट है इसमें तो हो जाएगा इसमें तो हो जाएगी मोनोपोली। हो सकता है शर्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, तो इसमें हो जाएगी एक तरीके से, ये M2 में हो जाएगा एक तरीके से, व्हाट डू यू कॉल इट, Monopolistics. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑलराइट। हो सकता है कि लैपटॉप बनाने वाली हजारों कंपनियां हो, हजारों कंपनियां हो, बहुत सारी हो, जो सोनी के अलावा और बहुत सारी हो, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो हो सकता है इसमें परफेक्ट कंपटीशन हो। कंपटीशन हो एटसेट्रा। ऐसे ही आप अदर को भी फिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अब मार्केट का कंसेप्शन क्या हुआ कि आप रेनॉल्ड्स की मार्केट में मोनोपोली है। मोनोपोली होने का मतलब, हम ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पे, एक शॉपकीपर होगा। एक शॉपकीपर की मोनोपोली हो सकती है, वो भी मोनोपोली हो सकती है, बट दैट इज नॉट द ओनली केस ऑफ मोनोपोली। ऑलराइट। ये सेलर जब हम कहते हैं, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, जब हम सेलर कहते हैं तो सेलर का मतलब है एक तरीके से, सेलर का मतलब है फर्म से, प्रोड्यूसर से, फर्म से, प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर होता है उससे हमारा मतलब है। तो मोनोपोली यहां हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। मोनोपोली आप ये डिपार्टमेंटल स्टोर से मत देखना कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसकी मोनोपोली है और 10 हैं तो उनकी मोनोपोली नहीं है। नहीं, यहां पर जो मोनोपोली हम देखेंगे प्रोड्यूसर को देखेंगे। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि सेलर का मतलब क्या है, सेलर का मतलब है व्हाट डू यू कॉल इट, द फर्म or the producer, that is what it means. Seller doesn't mean the salesman actually or the retailer. Did you get it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. तो अब तक जितना कराया है इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। यस यस स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Sir. Yes, please name yourself. Sir, Ishangi. Ishangi, yes Ishangi, please speak. Sir, can you please explain the difference between monopolistic and perfect competition once again? And Well, what I have I have not explained any distinction between the monopolistic competition and perfect competition. I have just quoted an example. All right. So we'll be Yes, sir. discussing their difference when we'll be taking up the market. When we'll take up the different forms of market. All right. There we'll be discussing the difference between them. अभी मैं आज अगर इनमें डिफरेंस बताऊंगा तो जो बाकी के जो और कंसेप्ट्स उस डिफरेंस को समझने के लिए चाहिए वो अभी आपको मालूम नहीं है। मतलब जो स्कूल में आपको पढ़ाए जाते हैं उनमें और अभी जो आप पढ़ेंगे उसमें रात दिन का फर्क है। अभी आपको जैसे मार्केट की डेफिनेशन में ही आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि स्कूल में आपने जो मार्केट पढ़ा है और अब जो आज आपको जो मार्केट समझ में आया होगा वो आपको ज़मीन आसमान का फर्क लगा होगा। Isn't it? Yes, sir. है ना? तो इसलिए थोड़ा वेट करो। when we'll be discussing the different forms of market, we will be explaining things very clearly and you will come to know what is actually what the difference is. All right? Yes, sir. So any other question? Yes? Sir, what is oligopoly competition?
Well, oligopoly is a form of a competition, you can say, where there are few sellers, you know. मैंने बताया ना, नंबर ऑफ सेलर्स पे बेसिकली हैं, तो यहाँ पे होता है कि लार्ज नंबर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर होता है कि लार्ज होता है बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, यस सर। कंपटीशन, इसमें हम ले लेते हैं फ्यू सेलर्स, इसमें हम ले लेते हैं सिंगल सेलर। तो एक तरीके से हम सेलर्स के बेसिस पर, अब चलिए मैं थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट कर ही देता हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बच्चों को थोड़ा डाउट है ही, इसको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। सपोज करो, ईशांगी आप भी सुन लीजिए बेटा, आप लोग Yes. सभी सुन लीजिए, ये अब क्वेश्चन आ रहा है तो इसको थोड़ा मुझे बताना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ये देखिए, ये दो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, पॉइंट्स है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एट पॉइंट ए विल बी रेफरिंग टू द परफेक्ट कंपटीशन। At point B, I'll be referring to this point as monopoly. And how does this goes? I am writing over here the number of sellers, you know, number of sellers. This way the number of sellers is decreasing. This way the number of sellers is increasing. Did you get it? So when we are standing at the point A, when we are standing at point A, we are referring to perfect competition, and we are saying the large number of buyers and sellers. So number of buyers, if we mark the number of buyers, at every point the number of buyers is large number of buyers. देखो बायर्स का नंबर लार्ज ही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, हर पॉइंट पर बायर्स का नंबर नहीं बदल रहा है, सेलर का नंबर सिर्फ चेंज हो रहा है। इधर जाएंगे तो सेलर का नंबर घटेगा, और इस तरफ जाएंगे तो सेलर का नंबर बढ़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो सेलर का नंबर घटेगा। यहां पर क्या है? सिंगल seller. There cannot be a half seller, because sellers is a discrete variable, है ना। ह्यूमंस या इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी होती है, वो तो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ना मैथमेटिक्स के हिसाब से। हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सेलर या तो 1 होगा या नहीं होगा, या 1 के मल्टीपल्स में होगा। जैसे जिसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हो, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेलर्स को, जैसे 1 सेलर, 2 सेलर, 3 सेलर, 4, 5, 6 ऐसे 10 और आप हो जाए। तो ये सिंगल हो गया, तो सिंगल से कम तो फिर 0 ही होगा, तो 0 सेलर मीन्स नो सेलर, इजंट इट? तो इसका मतलब हो गया ये सिंगल सेलर हो गया, ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए। इसके बाद जब हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो सपोज करो ये पॉइंट में मार्क कर देता हूं यहां पर C, तो C पॉइंट को यहां पर मैं ले लेता हूं एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इज दैट ओके? और इस तरह से इसके नजदीक यहां आ जाते हैं हम, तो इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं D नाम दे दिया। तो D पॉइंट पे ये हो गया सपोज करो ओलिगोपोली। ठीक है, और इसके और नजदीक यहां आ जाता हूं, तो हम फिर ओलिगोपोली की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, ABCDE, लेट मी मार्क इट एज E। इसको हम बोल सकते हैं डुओपोली। डुओ मीन्स 2, पॉली मीन्स सेलर, तो दैट मीन्स 2 सेलर्स। 2 सेलर्स होते हैं तो उसको हम डुओपोली बोल देते हैं। सिंगल सेलर है तो मोनोपोली बोल देते हैं। फ्यू सेलर्स है, फ्यू मीन्स मोर देन 2 इज एवरीथिंग फ्यू, 2 और मोर इज फ्यू, isn't it? हेलो, फ्यू इज अ वेग टर्म, फ्यू एक ऐसी वेग टर्म है। Yes, sir. कहता चीनी देना, कहता कितनी, कहता थोड़ी सी। अब थोड़ी सी की क्या परिभाषा होती है भाई?
थोड़ी सी का मतलब तो एक एक चुटकी देगा, वो भी थोड़ी सी है, एक चम्मच देंगे वो भी थोड़ी हो सकती है ना। एक चुटकी एक चम्मच की तुलना में थोड़ी है, एक चम्मच एक कटोरी की तुलना में थोड़ी है, और एक कटोरी मे बी द बिग बॉटल या समथिंग कंटेनर, सम बिग कंटेनर, उसकी रिलेटिवली मे बी स्मॉलर, इजंट इट। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये फ्यू सेलर्स हो गए। अब फ्यू की कोई परिभाषा नहीं है, मतलब 2 से ज्यादा होते फ्यू है, 5 भी फ्यू है और 15 भी फ्यू ही है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक में हो गया ये लार्ज है, या परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। अब लार्ज की भी कोई परिभाषा नहीं हो सकती है, 10,000 भी लार्ज होता है और 10 लाख भी लार्ज ही है। उसको फिर हम सुपरलेटिव डिग्रीज बता सकते हैं, वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी 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 लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, फिर हम वो ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्रीज लगाकर उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली मार्केट्स का जो डिस्टिंक्शन है और सेग्रीगेशन है, उनका बेसिक जो मेन पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन है वो नंबर ऑफ सेलर्स पर बेस्ड करता है। हालांकि और चीजें भी हैं जिन पर हम इनको सेग्रीगेट करते हैं, वो हम देखेंगे आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे, बट मेन ये रहता है। तो इसके हिसाब से हमने एक स्केल बना लिया, तो स्केल पर हम ले लिया। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली हमेशा 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। एक एक्सट्रीम एंड पॉइंट पर ये है मोनोपोली और दूसरे एक्सट्रीम एंड पॉइंट पर है परफेक्ट कंपटीशन। इज दैट ओके? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट कंपटीशन। तो आपने देखा होगा कि हमेशा किसी भी मार्केट को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन परफेक्ट कंपटीशन के साथ करते हैं। डिड यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. आप अगर बुक्स पढ़ेंगे अपनी, चाहे 12th क्लास की बुक्स पढ़ेंगे, चाहे अब आगे आप बुक्स पढ़ेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि जब भी हम किसी भी मार्केट के कंपैरिजन करते हैं तो वो परफेक्ट कंपटीशन के साथ करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है, परफेक्ट कंपटीशन जो है, ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट है। फॉर्म ऑफ मार्केट है आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट, मतलब कि इस तरह की मार्केट होनी चाहिए, ठीक है। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि रियलिटी में बहुत सारे बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होगा कि किसी प्रोडक्ट में परफेक्ट कंपटीशन हो। वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कई बार बोला जाता है, जैसे वीट में या राइस में, इस तरह के फूड ग्रेन्स के, उसमें कई बार कोट किया जाता है, कई बुक्स में कोट भी किया गया, बट मैं पर्सनली उस पॉइंट से कन्विंस्ड नहीं हूँ। उसका रीज़न सुन लीजिए क्या है। उसका रीज़न ये है कि भाई वीट की भी क्वालिटी अलग अलग होती है, बिल्कुल होमोजेनिटी नहीं होती वीट में भी। आप देखोगे कि यूपी के वीट की जो क्वालिटी की ग्रेडिंग होती है वो भी नंबर्स के बेसिस पर होती है। आप थोड़ा सा अगर उसको ऑब्जर्व करें, कभी आपने वीट खरीदा हो तो, क्योंकि आजकल तो शहरों में लोग वीट नहीं खरीदते, आटे की थैली खरीदते हैं सीधा, ठीक है ना, जो पैकेट आता है वही आशीर्वाद का आटा खरीद लेते हैं सब। तो इसलिए वो वीट की क्वालिटी का डिफरेंस नहीं मालूम, बट वीट की क्वालिटी से ही फिर जो फ्लोर होता है, जिसको आटा हम बोलते हैं, उसकी क्वालिटी बनती है, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट है। तो परफेक्ट कंपटीशन को छोड़कर, यानी कि ये आइडियल है तो इसका मतलब ये मोस्ट एफिशिएंट है। अब क्यों है वो हम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात आएगी तब हम देखेंगे। ये मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मार्केट है, मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मार्केट है। वो आप धीरे धीरे जब हम आगे सिलेबस बढ़ेगा तो यू विल कम टू नो व्हाट डज एफिशिएंट मीन्स एंड why the perfect competition is considered to be the most efficient form of market. We will discuss it later on. Alright. तो आज के लिए मैं इतना बता रहा हूँ कि ये एक मोस्ट एफिशिएंट है, इसलिए बाकी सब ये रियलिस्टिक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी ये मार्केट्स हैं, इवन टिल मोनोपोली, ये सारी की सारी वैसे तो कहलाती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये सभी इम्परफेक्ट कंपटीशन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट नहीं है, जो चीज परफेक्ट नहीं है वो इम्परफेक्ट है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। दीज आर द रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट। ये सारी रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट्स हैं, ये सभी जितनी हमने ये लिखी है, ये सारी रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट्स हैं। रियलिटी में इस तरह से हमें देखने को मिलती है, ये देखने को नहीं मिलती है रियलिटी में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी कंपैरिजन होता है
तो कंपैरिजन इनके ही आपस में कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन से ही बाकी सबको कंपेयर किया जाता है। हर मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करके देखा जाता है। I hope this is clear to all of you why these are the different forms of market. Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. बाकी इसकी डिटेलिंग और ज़्यादा जो डिटेलिंग होगी कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, क्यों है, why we are studying perfect competition if it is not being in existence, if we are not observing this in reality, why do we need to study it, you know, that we will discuss later on when the topic comes. All right, so today we'll proceed further. कोई और सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए, otherwise I'll proceed further with the next topic. Yes? Hello? Hello? Students? Is there any other question? Students? No, sir. No, sir. Please. So I'll proceed further now. So now onwards will be although this all is also the part of demand and supply, you know? So we'll be discussing the demand and supply part today. So first of all we'll discuss the demand part. So what is demand, you know? Hello? Demand क्या होती है, कोई बता सकता है? Yes? Anyways, Sir, demand refers. who is this? Sir, Dipali Gupta. हाँ, दीपाली गुप्ता, बोलो. Sir, demand refers to the quantity that the buyers are willing to purchase at an available price. All right. At the given prices. All right, good. So we are defining demand and it refers to the quantity of a commodity that buyers is willing and able is important, able to buy or purchase, let's say, or purchase at a particular price, or you can say the given price. कि डिमांड एक वो क्वांटिटी होती है किसी भी कमोडिटी की जो कोई भी बायर खरीदने को तैयार है और वो उसके अंदर एबिलिटी भी है परचेज करने की, ठीक है ना, ऑफ दैट प्रोडक्ट। सपोज करो, मान लो मैं खरीदने को तैयार हूँ बट मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो जो हम क्वांटिटी डिमांडेड हम करेंगे तो वो गिवन प्राइस एंड परचेजिंग पावर करेंगे। परचेजिंग पावर का मतलब हो गया मनी इनकम। जो किसी इंडिविजुअल की मनी इनकम होगी वो उसकी परचेजिंग पावर डिटरमाइन करेगी। सपोज करो कोई भी कमोडिटी कितनी भी सस्ती अवेलेबल क्यों ना हो, सपोज करो मुझे टॉफ़ी खानी है, लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली, although I like to have toffees but let's assume it hypothetically कि सपोज मुझे टॉफ़ी खानी है, ठीक है, अब वो टॉफ़ी 1 रुपये की है, अब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, मैं ख़रीदना तो चाह रहा हूँ पर मेरे पर्स नहीं है मेरे पास, सपोज कर लो, या मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं है उसमें, तो अब मैं उसको डिमांड नहीं कर पाऊँगा इवन इफ कि वो सस्ती है और मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू बाय, रीज़न बीइंग बिकॉज परचेजिंग पावर इज एब्सेंट विद मी। डिड यू गेट इट? हेलो? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. विलिंगनेस जब हम कहते हैं तो उसमें एबिलिटी वी नीड टू एसोसिएट विद दैट ऑल्सो, कि विलिंग है एंड ही इज एबल टू बाय ऑल्सो। अगर सिर्फ विलिंगनेस है वो एबल नहीं है, जैसे हम लोग कई चीज़ें होती है ना कि हाँ भाई घर खरीदना है पर घर खरीदने के अभी पैसे नहीं है हमारे पास,
पर खरीदना तो चाहते हैं हम, विलिंग तो हैं हम, यस और नो? तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। ये मतलब हो गया कि जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो उसमें हम गिवन प्राइस को भी देखेंगे और परचेजिंग पावर एक इनकॉर्पोरेट करेंगे। अदर फैक्टर्स भी वर्कआउट करते हैं, बट दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स that is being used whenever the demand is to be defined. Is that okay? Hello? Yes, sir. Now comes the law of demand. You all might have studied the law of demand. Law of demand. Law of demand क्या कहता है कि other things remains constant. Other things remains constant. It refers to the inverse relationship between price and quantity demanded. Quantity demanded of a commodity. Is that okay? कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल remains constant means ceteris paribus. It's a Greek phrase which means other things remains constant or other things being equal. Sometimes it is also written over there. And the law of demand states that there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. When we say the inverse relationship, what does this mean? This means if the price is high, quantity demanded would be low. If the price is low, quantity demanded would be high. So there is a negative, or you can say the inverse relationship. That means the price and quantity demanded moves in the opposite direction. This is what it means. Hello, students, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Now this can be represented in two ways. You can represent this thing. One is the schedule, and another is the graph or diagram, whatever you want to say. Graph or diagram. So schedule will be something like this. We will be quoting price and quantity on this side. Price in rupees and quantities in units. Let us assume unit may be kilogram, gram, quintals, tons. All right, they are the different units. So let's assume the prices are 1, 2, 3, 4. The quantity demanded would be falling with increase in price. So let's start it from here. Something like 10, 8, 6, 4, 5, that's 2. All right. Similarly 6, then we'll have the 0, then 0, then we'll have 12 units. Let us assume something like this. If we draw the graph of this curve, well, let me try and draw the graph of this schedule. This will look like this. Here I'll be writing the prices and here the quantities. The prices are, let us assume, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6. And let's mark the quantities over here. 10. Now this one is 10. This is 10. So we had 12 till 12 we had. Some changes.
let's mark it as 12. This is quantity. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Oh my God. Once again, I missed one. This is 12. All right. So now we can plot these points. When the price is 0, let me use some other color to draw this color. The blue one. When the quantity is 0, when the price is 0, quantity demanded is 12. So this point would be here, something like this. At 1 we have 10 units, so this point corresponds to here. Then 2, 8. Then we will have this point corresponds here. This is the corresponding point. Alright. And then 3, 6. Then we have 4 and 4. 4. Then we have 5 and 2. Combination is 5 and 2. Then 6, 0, 6, 0, this point. If we join all these points, we'll get some straight line demand curves. However, my line seems not to be the straight, but assume this to be the straight. All right, this is a straight line downward sloping demand curve. अब ये हमने एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना दिया। अब क्या कंज्यूमर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे मान लीजिए मैं चीनी खरीदने गया, बाजार जाते हैं, तो अगर मैं बाजार चीनी खरीदने गया तो क्या मैं ये पूरे के पूरे डिमांड कर्व पे गया हूँ? नहीं। मान लो 5 रुपये किलो अगर चीनी दे रहा है तो मैं 2 किलो चीनी लेकर आऊँगा, तो मैं इस डिमांड कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हूँ। सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम कोई एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम पूरे के पूरे डिमांड कर्व पर नहीं होते हैं, हम उस डिमांड कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होते हैं। इज दैट ओके? हेलो? यस सर। क्योंकि ये सभी प्राइसेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर प्राइस एग्जिस्ट कर रहा होगा और उस प्राइस पर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को परचेज कर लेते हैं। तो जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो ठीक है, हम बनाएंगे डिमांड कर्व, पर डिमांड कर्व बनाने का मतलब है दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल will buy this much when the price would be this much, will buy this much when the price would be this much, and so forth. Is that okay? But actually जब वो transact करेगा, there will be only a one point. He will be at a particular point. Did you get it? Yes sir. बेटे समझ में आ रहा है? जब मान लीजिए ये, अगर मैं ये कहता हूँ कि this is the demand curve of a individual named Ram, मान लीजिए राम का डिमांड कर्व है, तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, तो राम तो एक बार में ट्रांजैक्शन करेगा तो 5 रुपए किलो चीनी मिल रही है तो 2 किलो लेकर आ जाएगा चीनी, अगर चीनी खरीद रहा है कुछ और जो भी प्रोडक्ट है। आई मीन टू से, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? तो उस टाइम हम ये कहेंगे कि राम अपने इस डिमांड कर्व के इस पॉइंट पर है, सभी पॉइंट्स पर नहीं है, पर ये डिमांड कर्व पूरा राम का है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्राइसेस पर राम कितनी क्वांटिटी खरीदेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि राम के बाइंग बिहेवियर की पॉसिबिलिटीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? यस। इसका मतलब क्या हो गया कि राम के किसी मतलब हमने तो एग्जांपल राम लिया है, बट किसी के भी मोहन, सोहन, श्याम, ठीक है, कोई कुछ भी हम नाम उसमें रख सकते हैं, कि जो भी कोई इंडिविजुअल है उसके बाइंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिमांड कर्व। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व,
और ये क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के उसको दिखा रही है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया राम, तो ये राम ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। individual demand curve and individual demand schedule. Is that okay? Hello? बेटे समझ में आ रहा है या गायब हो गए सारे के सारे? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आ रहा समझ में? Yes, ठीक sir. है। सर हमने प्राइस 0 क्यों लिया है सर शेड्यूल में? हाँ, प्राइस 0 सवाल पूछो सवाल। हाँ, कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। क्या कह रहे हो? सर वी हैव टेकन द प्राइस इन द शेड्यूल टू बी 0. हाँ, सर फिर? एनी कमोडिटी मस्ट हैव सम वैल्यू. Yes, every commodity must have some value. Then तो सर प्राइस 0 क्यों लिया है? 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया हमने शेड्यूल? कोई बात नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। देखो क्या नाम है बेटे आपका? नाम बताओ। सर वंश महेश्वरी. वंश महेश्वरी। वंश बेटे सुनो, आप ध्यान से सुनना अब मेरी बात। यस सर. होता क्या है कि लेट मी क्लैरिफाई दिस डाउट ऑफ योर्स। होता क्या है, somebody has joined I think the class. Who is this? Hello, who has joined at this time? Who is this student? Errol something? Sir, हाँ बोलो बेटा। Why you joined so late? सॉरी सर, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था. Try to be in time from the next time onwards. All right, next class onwards. Try to be in time. Anyways, देखो वंश और बाकी सब बच्चे भी सुनिए जरा ध्यान से। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसकी फिजिकलिटी हमें नजर नहीं आती है। जैसे इसमें जो हम बातें बोलते हैं, जो वेरिएबल देखते हैं, वो हमें एक्शंस होते हुए नजर तो आते हैं, पर उसको कोई फिजिकल मॉडलिंग हम नहीं कर सकते। जैसे मॉडल आप जो फिजिक्स के मॉडल हैं, साइंस अगर आप देखें, आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में अपनी, या उससे 10वीं क्लास तक तो साइंस सभी पढ़ते हैं। तो स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगता है ना, साइंस एग्जीबिशन। हेलो, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो साइंस एग्जीबिशन लगता है, तो उसमें अलग अलग मॉडल्स हमसे बनवाए जाते हैं। कोई सोलर कुकर का मॉडल बनाता है, कोई प्रोजेक्टर का मॉडल बनाता है, कोई सोलर सिस्टम का मॉडल बनाता है ना, कोई पर्टिकुलर किसी और कमोडिटी का मॉडल बनाता है, या किसी और पर्टिकुलर मैकेनिक्स का मॉडल बनाता है, फिजिकल लॉ का। यस और नो? हेलो। Yes, sir. तो वो मॉडल किस लिए बनाए जाते हैं? टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स। अब हम एक्चुअल में तो सोलर सिस्टम को देख नहीं सकते जाके ऊपर, सोलर सिस्टम को ऊपर जाके थोड़ी देख सकते हैं, बट हम उसका मॉडल बना के उसकी फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मॉडल को बनाने का, isn't it? हेलो। Yes, sir. ठीक है। तो क्योंकि सोलर सिस्टम की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि सोलर कुकर की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो प्रोजेक्टर हम बनाते हैं या विंड मिल बनाए या कुछ भी ऐसी चीज बनाए फंक्शनिंग मशीनरी, तो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसलिए उनके फिजिकल मॉडल्स बन जाते हैं, फिजिकल मॉडलिंग बन जाती है कि हम उनका स्मॉल साइज में उनका एक रूप बना लेते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर लेते हैं उसको, और उसको ही हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं। बट इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके साथ थोड़ी सी ये विडंबना है। अगर मैं आपको कहूँ कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुई है, अब आप कहोगे कहाँ हुई है, वो दिखाओ जरा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है। वो इन्वेस्टमेंट ऐसे फिजिकली दिखेगी नहीं आपको। मैं कहूँगी देखो कंट्री में कंजम्पशन हो रही है, तो आप कहोगे दिखाओ कहाँ हो रही है कंजम्पशन, वो ऐसे फिजिकली दिखेगी नहीं वो कंजम्पशन। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, इसमें हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं?
बिहेवियर को स्टडी करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बिहेवियर किसी का है वो उसकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है दे माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। हेलो, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो वो मेरा मन कहाँ कर रहा है, वो तो मैंने एक्सप्रेस कर लिया अपनी जबान से कि मेरा मन कर रहा है, पर वो कर कहाँ रहा है? हमारी साइकोलॉजी में, हमारे दिमाग में, हमारे अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई चीज हमें पसंद आ रही है, ना पसंद आ रही है, वो एक्सक्लूसिवली हम अपने मुंह से बोलकर बताते हैं, बट वो सारी मैकेनिज्म, सारा जो रीजनिंग उसकी है कि मुझे क्यों पसंद है वो शर्ट, या मुझे वो ट्राउजर क्यों खरीदनी है, या मुझे वो पर्स क्यों खरीदना है, या मुझे उस तरह का मोबाइल क्यों खरीदना है, वो सारी रीजनिंग हमारे माइंड में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. दिस ऑल हैपन्स विद इन अस। तो इसका कोई एक्सटर्नली वो नहीं है। तो अब सवाल है, तो भाई इस बिहेवियर को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक्स में। एक तो हम चलते हैं मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में आप देखोगे इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स, कि हम कोई भी चीज है तो उसकी इक्वेशन बना देते हैं कुछ वेरिएबल्स को यूज करके। जैसे आपने 12th क्लास में नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा Yes, ना? तो sir. आपने वो इक्वेशन बना दी। या आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग से जब आपने न्यूमेरिकली नेशनल इनकम कैलकुलेट की तो उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी कि कंजम्पशन ये इतना है, ये इतना है, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इतना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इतना है, नेट एक्सपोर्ट्स इतना है। इस तरह से आप बना लेते हैं ना इक्वेशन वहां पर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो Yes, इक्वेशन sir, yes. बनाते हैं। ऐसे ही डिमांड कर्व्स की भी इक्वेशन होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। डिमांड की भी, डिमांड फंक्शन की भी इक्वेशन होती है। और दूसरा हमारे पास तरीका होता है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने का, ग्राफिकल या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मैटिक प्रेजेंटेशन, तो इसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं, जो आप देख रहे हो अभी डिमांड कर्व भी बनता है। ठीक है, ऐसे ही आप सप्लाई कर्व भी बनाते हो, जब इस तरह से पॉजिटिवली सप्लाई कर्व भी बनाते हो, फिर इंडिफरेंस कर्व और बहुत सारे प्रोडक्शन कर्व और ये सारे कर्व। तो ये सारी चीजें आप बना रहे हो किस लिए? ये जो कर्व्स बना रहे हो, ये जो इक्वेशंस बना रहे हो, ये जो टेबल्स बना रहे हो आप लोग, ये एक तरीके से एक किसी भी इंडिविजुअल की किसी कमोडिटी को परचेज करने से के लिए या सेल करने के लिए उसकी साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप एक तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। और जब Yes, आप sir. रिफ्लेक्ट Yes, कर sir. रहे हो तो मैथमेटिकली क्या होता है कि हमें उसकी सभी मैथमेटिकल पॉइंट्स को लेना पड़ता है कंसिस्टेंसी एंश्योर करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई कोई इक्वेशन बनी तो उस इक्वेशन की वैलिडिटी यहां से यहां तक है, हालांकि इसके बाद भी चले जाएंगे पॉइंट्स। तो अगर आप देखो मैथमेटिक्स में तो हमारे पास ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा छोटी क्लास में 10वीं क्लास का आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना? 10वीं क्लास का चैप्टर आता है, उसका सभी बच्चे क्वेश्चन करके जाते हैं। उस क्वेश्चन को सब बच्चे करते हैं, 5-6 नंबर का आता है वो, उसी की आस पे पेपर पास करना चाहते हैं। 10वीं क्लास का मैथड वही हर बच्चे की आस होती है। उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह के हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक्सिस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये x है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x है बट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x आर देयर। यहाँ पर ये y है, दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पर y है, दिस इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ओरिजिन पॉइंट होता है। तो जब मैं डिमांड कर्व बना रहा हूँ तो डिमांड कर्व तो मेरा यूं चला जाएगा, यूं बन जाएगा। कोई इक्वेशन होगी तो उस मैथमेटिकली उस इक्वेशन से मैं ये लाइन बन गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. पर जब हमें डिमांड कर दिखाना है तो हम सिर्फ इतना हिस्सा दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का।
अब सवाल है, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब सवाल है हम सिर्फ इतना हिस्सा शो क्यों करेंगे भाई, इसको शो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। क्या फिजिबल नहीं है? कि किसी चीज का प्राइस या क्वांटिटी नेगेटिव हो। आप किसी को ये कह सकते हो कि मैंने -2 पेन कंज्यूम किए हैं इतने प्राइस पर? प्लीज पार्टिसिपेट। क्या आप कह सकते हो? नो सर। नहीं कह सकते No, ना। sir. तो प्रैक्टिकली, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज, क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यूज। किसी चीज की एग्जिस्टेंस हो सकती है या नहीं हो सकती है, यानी कि जीरो क्वांटिटी तो हो सकती है पर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो यानी कि जीरो एक तरीके की लिमिट हो गई। जीरो एक तरीके की ये लिमिट हो गई क्वांटिटी के लिए, कि क्वांटिटी कैन नॉट बी बिलो। कि जब मैं क्वांटिटी वेरिएबल को एक्सप्रेस करूंगा तो मैं कहूंगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। कि जो क्वांटिटी होगी मेरे डिमांड फंक्शन के लिए मैथमेटिकली, वो क्वांटिटी या तो जीरो होगी या उससे ज्यादा होगी। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, because negative quantities doesn't exist and one cannot consume negative values. Is that okay? Hello? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Let's same goes for the price. Suppose इस B point है, B point से नीचे हम ले लेते हैं कि भाई ये point ले लेता हूँ मैं। जैसे ये point क्या दिखा रहा है कि भाई मैंने सपोज करो 5 पेन खरीदे, कितने रुपए पर, कितने रुपए प्राइस पर, -3 पेन। क्या माइनस नेगेटिव में हो सकता है प्राइस किसी का? हेलो? No, sir. क्या No, आप sir. कहो कि कोई दुकानदार कहे कि -3 का पेन है, तो आप उसको -3 कैसे दोगे? मुझे बताओ जरा। पे कर सकता है कोई? हेलो? No, sir. नो नहीं सर। हो नो सकता ना। सर। तो एक तरीके से इस बी पॉइंट के, इस ए पॉइंट के और इस बी पॉइंट के इधर, ये भी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। Isn't it? कि प्रैक्टिकली ना पॉसिबल है Yes, ना sir. फिजिबल है ये। तो इसलिए होता क्या है कि हमारे मतलब का जो प्राइस होगा उसको भी जब मैं डिफाइन करूंगा मैथमेटिकली, तो मैं करूंगा प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मींस दिस बोथ वेरिएबल्स नीड्स टू बी पॉजिटिव व्हेन वी आर डिफाइनिंग द डिमांड। ये दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हो सकते हैं और एटलीस्ट ये जाकर जीरो हो सकते हैं। तो इसलिए हमें वो जीरो की, मैथमेटिकली वो जीरो की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? Yes, sir. You Yes, can sir. treat Yes, sir. you can treat zero price something like कि the seller is distributing products free। वो फ्री भंडारा लगाया उसने, कहता है इनाम ले जाओ, पेन ले जाओ, Yes, मेरे से पेन ले जाओ। बांट देते हैं ना हम पेन जीरो प्राइस पर भी। तो जो उसको ले रहा है, जो एक्चुअल में कंज्यूमर है, उसके लिए तो जीरो हो गया ना कि बिना प्राइस के ले जाओ, लुट रहा है, माल ले जाइए ऐसे। तो वो एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया कि जीरो पर भी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकती है, जीरो प्राइस पॉसिबल है। वो पॉसिबिलिटी प्राइस और क्वांटिटी की जीरो होना, जो ये पॉइंट हमने लिया है और जो ये पॉइंट हमने लिया है, उसके पीछे मैथमेटिकल रीजनिंग है और इकोनॉमिक रीजनिंग है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। इज दैट ओके? हेलो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस Sir, सर। I have a doubt. हाँ, प्लीज स्पीक। हु आर यू? Sir, Dipali Gupta. हाँ दीपाली, प्लीज स्पीक। Sir, recently the price of the crude oil went negative. Whose So price? should not Whose we price? consider, Hello? sir, crude oil price? Crude oil. Well, the prices In the did pandemic. not. Let me explain. The prices never Yes, sir. never be negatives. Prices may reduce. Why, ma'am? Suppose the prices were 100 earlier per unit. All right, 100 rupees per unit. Earlier sir. the prices were this much. Now the prices are 90 rupees per unit. No, you can say the prices has negatively increased or negatively changed. That doesn't mean the prices are negative. Did you get it? Yes, sir. Yes, sir. All right. The inflation. There is another term which we will be discussing while we will be doing the macroeconomics in your second semester. But in that we will discuss the something called inflation. All right.
So inflation can be negative, can be positive. So inflation can be negative, can be positive. That means the movement in price can be positive and can be negative. But the price cannot be negative. The movement in price can be negative. Are you getting my point? कीमतें Yes, sir. बढ़ भी सकती हैं, Yes. घट भी सकती हैं, पर कीमतें माइनस में कीमत नहीं हो सकती है. माइनस होने का मतलब है कीमत घट गई है. उसका मतलब ये नहीं है कि कीमत नेगेटिव हो गई है. कीमत घट गई है, रिड्यूस हो गई है. वो ये कहना चाह रहे हैं उससे. I hope Dipali, Thank you, sir. I hope I have clarified your doubt. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Anybody else? Any? Hello, sir. Doubts. Sir, doubt. Yes. Who are you? Sir, Vansh Bhatnagar. Vansh Bhatnagar. Please speak. Sir, in definition, you have mentioned, sir, keeping other thing constant. Yes. So, yes. what are these things? We will be discussing them later on. What are these other things? I hope you might have studied in your 12th class too, but we will be discussing over here also. So Okay, sir. when I'll take up the topic, then we'll discuss what are these other things. All right. Okay, sir. Anything else? Yes. Anything else? Hello. No, sir. No, sir. Alright. तो आई होप आपको ये आज जो कराया मैंने ये समझ आया होगा. इसमें कोई डाउट आपको नहीं है, मैं ऐसी आशा रख रहा हूँ. और आज हम इतना ही करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी